नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube चैनल में। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप समझ पाएंगे अच्छे से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों जरूरी है और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसी से हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर हम लोग काफी लंबा एक लेक्चर जो है आगे चल के लंबी क्लासेस की आएगी। तो आज हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली किस तरीके से हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल से डिफाइन कर सकते हैं। आप सर्दी के अंदर जो है कई बार आपने देखा होगा कि आग जली हुई है, अलाव जली हुई है, उसके पास आप बैठ जाते हैं। ठीक है, अब अलाव जली हुई है उसके पास अगर बैठते हैं उस वक्त क्या होता है, देखिए जब आपको सर्दी लगती है आप अलाव के पास जाते हैं। अलाव के पास या आग के पास आप एक लिमिटेड एक निश्चित दूरी के ऊपर एक डिस्टेंस होती है, वहां पर आप बैठ जाते हैं और वहां पर आग सेक रहे होते हैं। क्या होता है कि कुछ देर के बाद आपको गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है, हीट एक्स्ट्रा ज्यादा हीट बढ़ जाती है, फिर हीट आपकी बॉडी को ज्यादा मिल रही है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। जब आप पीछे होते हैं इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन ये हुआ कि जहां पर आग जल रही है उससे अगर मैं दूर जाऊंगा तो मुझे कम हीट मिलेगी, मेरी बॉडी पर गिरने वाली जो हीट है उसको हम लोग लाइट की फॉर्म में कहें तो उसको इंटेंसिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि कितनी एनर्जी जो है पर यूनिट एरिया, यानी आपकी बॉडी के पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, और कितनी हीट आपके ऊपर आ रही है वो एक अलग चीज है। तो दोनों ही केस में हम लोग ये जान पाएंगे कि हम लोग जितना उससे दूर जाएंगे अलाव से आपको उतनी ही हीट कम मिलेगी, आपको वापस सर्दी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ, इससे आपने क्या समझा कि जितना उसके पास जाएंगे, अगर हमको गर्मी में अगर हम लोग बैठे तो हम लोग आग के बिल्कुल पास तो बैठ ही नहीं सकते, हम उससे काफी ज्यादा दूर बैठेंगे। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो हम लोग आग के काफी पास जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जितना दूर जा रहे हैं उतनी हीट कम आ रही है, जितना दूर जाएंगे उतना हीट क्या आती जाएगी, कम आती जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस जल रही आग के चारों ओर अगर मैं एक निश्चित दूरी यानी डिस्टेंस मान ले, रेडियस मानते हुए सर्कल बनाऊं और आपसे पूछो कि उस सर्कल के ऊपर बैठे सभी लोगों के पास क्या हीट बराबर पहुंच रही, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, उन सभी लोगों के पास पहुंचने वाली हीट बराबर है। वो सभी लोग अपने डिस्टेंस से थोड़ा भी पीछे जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हीट उनको कम लगने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे वो उससे दूर भागेंगे, दूर जाएंगे, हीट उनको कम मिलेगी, जैसे जैसे उसके पास आएंगे हीट ज्यादा मिलेगी। यही कंसेप्ट है, इसी को हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कह रहा है कि वो जो एक सर्कल बना था वो एक फील्ड बन गया था। क्या बन गया था, फील्ड बन गया था, एरिया बन गया था, जिसको हम लोग सर्कुलर एरिया बोल रहे हैं। ठीक है, एक वर्ताकार जो है एरिया जो है बन गया है, उस एरिया के अंदर जो है पर्टिकुलरली उस रेडियस सर्कमफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं, उस सर्कमफेरेंस पे बैठे सभी लोगों को मिलने वाली हीट क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही कंसेप्ट है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग उस हीट की फील्ड की बात नहीं कर रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सीधी सी बात हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटा। चार्ज पार्टिकल्स के जितना चार्ज पार्टिकल के आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको प्रोटोनिक फील्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉन इज आल्सो चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज आल्सो चार्ज पार्टिकल। बाय डिफॉल्ट हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब जितने भी चार्ज पार्टिकल आ गए बेटा, जितने भी चार्ज पार्टिकल आ गए उन सभी को ही हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, यानी चार्ज फील्ड कह सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर जो फील्ड बनाई उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेटा फील्ड बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो हीट वाला कंसेप्ट बताया था उसको थोड़ा सा मैं रेशनलाइज करता हूं, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करता हूं आपके लिए। अगर मैं इस आग के सोर्स को भूल कर मैं कहता हूं कि एक ऐसी बॉल, एक स्फेरिकल बॉल, लोहे की स्फेरिकल बॉल जो कि बहुत ज्यादा गर्म की हुई है, रेड कलर हो रखा है उसका, और उसको बहुत ज्यादा गर्म करके हाई टेम्परेचर पे हमने क्या कर रखा है, गर्म कर रखा है। उसको अगर मैं एक कमरे के सेंटर के ऊपर, कमरे के अंदर उसका सेंटर जो है कमरे का, रूम के सेंटर पे मैं लटका देता हूँ या मैं वहां पे उसको अज्यूम कर लेता हूँ, तो देखिए क्या होगा, जब हम लोग जमीन पे बैठे थे आग के पास तो एक मैंने सर्कुलर एरिया बनाया था।
अगर मैं बात करूं कि वो कमरे के बीच में सेंटर में जो आपका हीट का जो गोला है उससे निकलने वाली हीट की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो रेडियस पे एक सर्कल बनाया था, क्या वो सर्कल अब स्फीयर की तरह काम करेगा? अगर उस गोले से इक्वल डिस्टेंस इधर, इक्वल डिस्टेंस इधर, इक्वल डिस्टेंस इधर, इक्वल डिस्टेंस इधर एक सर्कल बन रहा था, तो क्यों ना मैं उसके इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर, इक्वल डिस्टेंस पे नीचे, इक्वल डिस्टेंस पे इधर, इक्वल डिस्टेंस पे इधर, हर तरफ चारों तरफ, अगर मैं 3 डायमेंशनल शेप की बात कर रहा हूँ, 3 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो उसके हर तरफ अगर हम लोग चारों ओर बोले उसके, तो सभी दिशाओं में चारों तरफ हर उस पॉइंट पे जहां पर रेडियस सेम है वहां पर आप क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक हीट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो हीट का जो केस था, कंसेप्ट था, वो हमने 2D में समझा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि 3 डायमेंशनल में क्या करेगी? मूव करेगी। ऐसा ही कंसेप्ट हमको लेके चलना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल स्पेस में है, हवा में है, स्पेस में है, उसके चारों ओर इक्वल रेडियस के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर एक मैं इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम लोग बाद में कहेंगे गॉसियन सरफेस, हम लोग इसको बाद में बताएंगे, उस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर उस चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू होगी, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यही कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं इसकी। स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड का मतलब मैं 3D की बात कर रहा हूं, चारों का जो स्पेस है उस स्पेस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैं बात करूं किस पर्टिकुलर को जो आपने चार्ज माना था या फिर आग का सोर्स माना था, उससे कितनी दूरी पर कह रहा है, तो कह रहा है कि आप कितने भी दूर पर जा सकते हैं, जितना उससे दूर जाएंगे आपको उतनी ही क्या होगी? उतनी ही आपको हीट कम लगेगी। ठीक है, यानी उस चार्ज से जितना हम लोग दूर जाते जाएंगे उतना ही आपको फील्ड कमजोर होता दिखाई देगा। ठीक है, जितना उस चार्ज के पास आएंगे फील्ड उतना ही ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो आप बिल्कुल आग के अंदर कई बार अपना हाथ भी ऐसे कर लेते हैं, कई बार बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि वहां पर हीट ज्यादा है, वहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट है। वही ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी चार्ज के पास, चार्ज का जो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस है, चार्ज के बिल्कुल पास अगर जाएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैक्सिमम फोर्स वहां पर लगेगा। फोर्स की बात बाद में करेंगे, पहले मैं इतना बता रहा हूं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक स्पेस होता है, स्पेस अज्यूम कर लिया जाता है, और स्पेस के अंदर उस स्पेस की जो रेडियस है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है? बिल्कुल इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, हर दिशा में इनफाइनाइट तक फैला हुआ एक फील्ड है, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब देखिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होने वाला है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या होने वाला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये कहा गया कि अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आता हूं, बिल्कुल इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये चार्ज पार्टिकल माना, इसके चारों ओर मैंने क्या माना है? एक स्पेस मान लिया है, अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर पर्टिकुलर रेडियस मान के मैंने 2 स्पेस आपको दिखाया, एक ये वाला स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है। ऐसे स्पेस क्या है? बहुत दूर तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कहां तक जा रहे हैं। अब कहता है कि ये, और दूसरी बात, एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो एरिया है, ये जो आपका एरिया सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल में है। क्योंकि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, मार्कर से पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो वहां पर 2D में आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आपको माइंड में अज्यूम करना है कि ये 3D बॉडी है। ठीक है, अब देखिए इस चार्ज पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस पे एक फील्ड बन रहा है। ये फील्ड इधर, यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी इतने डिस्टेंस पे होगा, इस बोर्ड के पीछे भी होगा, हर तरफ होगा वैसे। ठीक है, कह रहा है कि मैंने 2 अलग अलग सरफेसेस बना लिए हैं, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बाद में कहेंगे, अभी भी कह सकते हैं। उन सरफेस के दोनों अलग अलग सर्कमफेरेंस के ऊपर, उस सर्कुलर जो आपका स्फेरिकल शेप थी उसकी एक सर्कमफेरेंस होगी, उसकी एक बाउंड्री होगी, उसका एक सरफेस होगा। उस सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इक्वल रेडियस है, यानी उस सरफेस के ऊपर कहीं भी, उस सरफेस के ऊपर कहीं भी अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रखता हूं, एक बार और सोच लीजिए कि मैंने इस स्फेरिकल सरफेस को अज्यूम ही नहीं किया, दोनों को हटा दिया यहां से, सिंपली चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है,
इस चार्ज पार्टिकल के आसपास अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे वाला लेकर आता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल के साथ में कुछ इंटरेक्शन करेगा, कुछ फोर्स वहां पर लगाएगा, कुछ इंटरेक्शन उसमें होगा। इंटरेक्शन का मतलब या तो वो चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है तो वहां पर दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का हो सकता है। तो जैसे भी नेचर का होगा उसको उसी तरीके से क्या किया जाएगा, अज्यूम किया जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव केस में। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज मान लूं तो भी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। वही कंसेप्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के पास में सबसे ज्यादा होगा, उससे दूर सबसे कम होगा। ऐसा नहीं कि भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिया तो पास में तो चार्ज फील्ड ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा और दूर जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा पॉजिटिव केस में होता है वैसा नेगेटिव केस में होगा। यहाँ पर इस पॉइंट के बिल्कुल पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फील्ड सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और इससे मैं दूर जा रहा हूँ, इनफाइनाइट के ऊपर जा रहा हूँ, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे कम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं वहां पर लेके चल रहा हूँ E = 0 एट इन्फिनिटी। समझने की बात है, इन्फिनिटी के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर कितना मैक्सिमम है। तो यही कंसेप्ट है छोटा सा। तो मैंने डेफिनेशन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज फिर से किया है। स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल बेटा इन विच इट कैन बी इंटरेक्ट विद अदर चार्ज पार्टिकल्स। अदर चार्ज पार्टिकल्स को उस फील्ड में लेकर आएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल उस चार्ज पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने का मतलब है उस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। अब कहते हैं कि वही चीज यहाँ पर है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक दूसरे वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो कह रहा है कि ये वाले दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे बेटा। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों ही फोर्स की वैल्यू निकालूंगा मैं तो क्या आएगी, इक्वल आएगी बेटा। ये आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को आपने पहले पार्ट में पढ़ा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनमें दो चार्ज पार्टिकल जो कि निश्चित दूरी पर डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेयर k इज द कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पर 4 पाई इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो अ कांस्टेंट वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस एंड दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेस बट फॉर some medium the value of epsilon naught is not equal to 8.85 into 10⁻⁻12. It can be changed. It will be changed to epsilon is not is equal to epsilon. That is epsilon is the value of electrical permittivity for some medium, because for change of any medium electrical permittivity is changed because it depends upon the material's properties. So that's why the formula is applicable only for free space. In this formula epsilon naught is value of permittivity for free space. ठीक है। अब देखिए बेटा क्या किया हम लोगों ने। अब कह रहा है कि अगर मुझे क्या करना है, ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वही फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के बिल्कुल पास जाएंगे तो ज्यादा है और दूर जाएंगे तो कम है। तो कहता है कि मुझे पर्टिकुलर पॉइंट कोई दे दे कि भाई मुझे तो यहाँ पर बताओ 5 मीटर की दूरी पर बताओ एक चार्ज पार्टिकल है जो कि आपका 10 कूलम का है और उस 10 कूलम के चार्ज पार्टिकल से 5 मीटर की दूरी पर मुझे बताओ कितना फोर्स लगाएगा। तो कहता है कि भाई उसके लिए तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो कह रहा है कि 5 मीटर की दूरी पर कितना फोर्स लगाएगा। आप पूछ तो रहे हैं, लेकिन किस पर लगाएगा फोर्स ये तो बताइए। अगर मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को मैं कहता हूँ कि तुम जाओ मैदान में लड़ो और बच्चा जब मैदान में पहुंचता है तो वहां पर कोई लड़ने के लिए दूसरा पहलवान ही नहीं है, कोई दूसरा मतलब अपोजिशन में कोई है ही नहीं, तो किससे लड़ेगा बताइए। उसका ये कम से कम एक दूसरा प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हैं वो चाहिए। एक ए टीम है तो बी टीम तो चाहिए ताकि आपस में लड़ेंगे। अकेला तो कुश्ती करके नहीं आएगा ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर कितना फोर्स लगाएगा, तो किस पर लगाएगा भाई। इस 5 मीटर की दूरी पर मुझे कुछ चार्ज तो चाहिए ना। मैं इस 5 मीटर की दूरी पर ये वाला चार्ज बोल रहा है कि तो 5 मीटर की दूरी पर चेक करना चाह रहा है ना कि मैं कितना फोर्स लगाऊंगा। तो 5 मीटर की दूरी पर किसी को बिठा तो सही, तभी तो मुझे पता लगेगा कितना फोर्स लगाएगा। तो कह रहा है कि उसके लिए मैं क्या करूं भाई। तो कह रहा है कि यहाँ पर मैं कितना चार्ज रखूं, मेरे पास तो कोई मतलब दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा क्या रखा जाए। तो कह रहा है कि मैं तो सोर्स चार्ज हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता हूँ, मैं तो क्या हूँ, सोर्स चार्ज। तो नई बात यहाँ पर आ गई।
इस वाले चार्ज को हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज बोलेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेशन के लिए यूज किया, तो हमने इसका नाम निकाल दिया है सोर्स चार्ज। कोई भी सोनो मोनो कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या कहता है कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन होगा, कि मैं बता सकूं कि वहां पर अगर आप कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो मैं उस पर कितना फोर्स लगाऊंगा। अब ये डिपेंड करता है, वो जो चार्ज पार्टिकल मैं रखूंगा वो मैंने इससे भी बड़ा ले लिया। अगर मैंने 10 कूलम का लिया था, मैंने 50 कूलम का रख दिया तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया। तो कह रहा है कि ये वाला फोर्स लगाएगा तो सही, इसके ऊपर लगाएगा तो सही। अब 10 की जगह मैंने 20 रख दिया, 20 की जगह मैंने 15 रख दिया, 5 रख दिया, तो अलग अलग चार्ज रखेंगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा। तो कहता है कि भाई देखो फोर्स तो मैं लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि वहां पर तुम रख किसको रहे हो, कितने कूलम का रख रहे हो, तभी तो मैं फोर्स लगाऊंगा। देखूंगा कि भाई चार्ज कैसा है, छोटा हल्का होगा तो थोड़ा सा फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। अगर छोटा होगा मेरे से तो ज्यादा फोर्स लगा पाऊंगा मैं, और मेरे से बड़ा होगा तो मैं कम फोर्स लगा पाऊंगा। अब मान लो कि आप लोग जो है गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में कहीं जा रहे थे फैमिली के साथ में, तो क्या हुआ कि आप 4 लोग गाड़ी में थे, चारों मेरे जेंट्स थे आप, वो क्या हुआ कि अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी को जो है धक्का लगा स्टार्ट करना पड़ेगा। गलती से आपका बेटा जो है वो मात्र 4 साल का है, 5 साल का, वो आपके साथ आ गया था, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ था। तो क्या होता है कि कहते हैं कि गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। तो 3 लोग जो गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, कहता है कि मैं चलाता हूँ गाड़ी को, तुम धक्का मारना, धक्के से स्टार्ट करेंगे, इसको सेल्फ स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आजकल तो सेल्फ स्टार्ट बटन से हो गया, पहले धक्के से स्टार्ट होती थी सेल्फ स्टार्ट, ठीक है। अब कहता है कि जब हम लोग उसको धक्का मार रहे होते तो वो 4 या 5 साल का बच्चा जो है वो भी अपने मन में सोचता है कि मैं भी धक्का लगाऊं, वो भी उसको फोर्स लगाता है उस गाड़ी को। हालांकि उसके फोर्स लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मैं भी अपना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन दूं, फोर्स लगाने की कोशिश करूं, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहां पर उसकी जगह एक मोटा सा आदमी होता, हट्टा कट्टा आदमी होता और कार के अंदर ही बैठा, नीचे नहीं उतर रहा, तो क्या कहेंगे, भाई नीचे उतर, धक्का नहीं लगा, कम से कम गाड़ी से नीचे तो उतर जा। यानी डिपेंड करता है कि सामने वाला प्रतिद्वंदी कैसा है। अगर ये वाला बड़ा चार्ज है, छोटा सा चार्ज आएगा तो उस पर जाकर उसे फोर्स लगा देगा, उसको फेंक देगा। तो अगर यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, बड़ा है, तो उस पर फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगा पाएगा। आई बात समझ में? तो यही बात कहना चाह रहा है कि भाई तुम कितना भी चार्ज रखोगे ना, उसी हिसाब से बताऊंगा मैं। तो बोले काम करते हैं क्यों ना हम लोग एक जनरल फॉर्मूला, जनरल केस में मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा चार्ज रखो जिसके रखने और ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे ऊपर। बताओ कितना चार्ज रखे भाई। यहाँ पर मैं ऐसा चार्ज रख दूं जिस पर, जहां पर एक ऐसा चार्ज रखूं जिसको रखने पर मेरे ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो चार्ज तो रखेंगे तो फोर्स तो लगेगा, सीधी सी बात है। कह रहा है कि ऐसा चार्ज रखो जिससे मैं इस पे जो फोर्स लगाऊंगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा बताओ कितने कमाल की बात बताई इसने। तो बात तो बिल्कुल ठीक है वाली कि तुम ऐसा चार्ज रख दो, ऐसा चार्ज रख दो जिसके रखने और ना रखने से मैं उस पर जो फोर्स लगाऊंगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बोला कैसे होगा ये सब, तो मैं बोला ऐसे होगा कि भाई EF इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोला कि भाई K तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा दो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे चारों ओर का जो स्पेस है वो फ्री स्पेस है, मैं फ्री मान के चल रहा हूँ, मैं वाटर मान के चल रहा हूँ, तो वाटर ही है सारे स्पेस के अंदर। मान लो कि मैं तो फ्री स्पेस मान के चल रहा हूँ, तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो गया। पानी होता तो भी कांस्टेंट होता। 81 से हम लोग इसको क्या करते, वेरीफाई करते। अब कहता है कि भाई एक चार्ज तो मैं खुद हूँ, तो मैं तो रहूंगा ही, मेरे ऊपर तो मैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो हूँ ही Q1, और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस सारे को मैं क्या मान लूँ, कैपिटल क्यों मान लेता हूँ मैं, ठीक है। या फिर तुम लोग इतने लफड़े में क्यों पढ़ रहे हो कि यही मान लो Q1 मान लो और नीचे R स्क्वायर मान लो और ये मल्टीप्लाई बाय Q2। अच्छा ये कौन है, ये कांस्टेंट है, ये कौन है, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस है कि जिसको तुम रख रहे हो ना उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस है ये, उसका स्क्वायर कर देना कोई दिक्कत नहीं है। 5 मीटर तो 25 कर देंगे, 6 तो 36 कर देंगे। बोला ये कौन, बोला ये मैं हूँ, मेरी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, वो तभी तो फोर्स निकालोगे। कह रहा है कि ये कौन है, ये वो है जिसको तुम रखोगे, ये कौन है जिसको तुम रखोगे। बोला अगर यहाँ पर तुम बार बार चेंज करोगे वैल्यू को, 5 10 15 20 करोगे, 5 करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, 10 करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, यानी मेरी वैल्यू में तो फर्क पड़ेगा। अभी मैं इतना हूँ, अभी मैं इतना हूँ
और अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो मैं 2 गुना हो जाऊंगा, यहाँ पर 3 किया तो मैं 3 गुना फोर्स लगाऊंगा, वहां पर 5 किया तो मैं 5 गुना फोर्स लगाऊंगा। तो कह रहा है कि मेरे पास तो एक ऐसा चार्ज रखो जिसके पास रखने से उस पर जो मैं फोर्स लगाऊंगा उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। बोला कि काम करो ना तुम, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 1 से। अगर तुम मेरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या इस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 into 1 2 होता है, 3 into 1 3 होता है, 3 into 2 6 हो जाता है। यानी 1 से मल्टीप्लाई किया डजंट चेंज, 2 से मल्टीप्लाई किया चेंज हो गया। यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो उस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से आप सहमत होंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पहली क्लास का बच्चा बता देगा। किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर में कोई भी बदलाव नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। ये आपको सब जानते हैं। क्लियर बात? आगे बात समझ में। अब देखिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी बात क्या है? ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।